नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त हर दिन जो है, हर नए दिन कह सकते हैं कि हर नए दिन के साथ नई हलचल पैदा हो रही है। सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव को जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। इसके बाद कर्नाटक में बीजेपी में मची भगदड़ ने सरकार की जड़ें हिला दी। कोलार में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात उठाकर मोदी जी को फंसा दिया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। तो अपमान कौन करता है? खैर, यूपी में इधर बीजेपी सरकार की नाक के नीचे अतीक और अशरफ की जिस तरह हत्या हुई, उस पर विदेशों तक में चर्चा हो रही है कि किस तरह कानून और संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित करने के लिए और इस दौरान हीट वेव से 13 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस सम्मान सभा के मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह, जो वहां की भीड़ से गदगद होकर कह रहे थे कि मैंने आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। देखिए, लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए, इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान, और ये चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी। लेकिन इसी चिलचिलाती 42 डिग्री की गर्मी से, इसी भीड़ से अब 13 लोग जो हैं दुनिया को अलविदा कह गए। इस पूरे घटनाक्रम पर और शिंदे और बीजेपी सरकार के इंतजाम पर अब सवाल उठ रहे हैं। इधर सीपीएम नेता बृंदा करात ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच पर सुनवाई के लिए जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस याचिका को स्वीकार करके और सुनवाई के दौरान पूछा कि ये गोली कौन सी है, दवा वाली है या कोई और है। यानी गोली मारो वाले बयान पर अब इन नेताओं को कानूनन जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम हलचलों के बीच अब एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी नेता सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में 2 विस्फोट होने वाले हैं। जाहिर है कि शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बिना किसी आधार के, यानी बेसलेस बात तो की नहीं होगी, बेसलेस ये दावा किया नहीं होगा। उनके रग रग में राजनीति है, सियासत है, और उन्हें पता है कि कब किस बात पर कितना बोलना है, कैसा बयान देना है। यानी सुप्रिया सुले के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर किस तरह के विस्फोट की तरफ सुप्रिया सुले इशारा कर रही हैं। 15 दिन यानी इस महीने के आखिर तक पता चल ही जाएगा कि कौन से विस्फोट होते हैं और उसमें किसके इरादे खाक होते हैं। क्योंकि सुप्रिया सुले ने दिल्ली और महाराष्ट्र की तरफ इशारा किया है, और दोनों जगह, यानी दिल्ली में केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, दोनों जगह यानी दोनों ही सरकारें बीजेपी चला रही हैं। मतलब
साफ है कि आज की तारीख में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अगले महीने की 10 तारीख को कर्नाटक विधानसभा के लिए भी मतदान है और अगर इन विस्फोटों का असर कर्नाटक तक हुआ तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी, ये देखना होगा। वैसे ये गौर करने वाली बात है कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार, ये दोनों नाम अभी तक आप लोग रट गए होंगे। लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार जो हैं, इन दो नेताओं के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका है। इस बीच शेट्टार ने राज्य में बीजेपी की दुर्गति के लिए भाजपा महासचिव बीएल संतोष को जिम्मेदार ठहराया है। शेट्टार का कहना है कि उनके खिलाफ खेल खेला गया है, साजिश रची गई है। सोचिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री अपने खिलाफ साजिश होने का इल्जाम लगा रहा है तो बीजेपी के बाकी नेता किस तरह अपना भविष्य पार्टी में सुरक्षित रख पाएंगे या मान सकते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान तो है ही। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता जाती दिख रही है और बाकी जगह भी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार, इनका नाम भी यहां लेना जरूरी है। अजीत पवार के बीजेपी में जाने या आने की अटकलों को भी खुद अजीत पवार ने उन्होंने ही खारिज करते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है। कुल मिलाकर बीजेपी की सत्ता के अच्छे दिन अब जाते हुए दिख रहे हैं और विस्फोट की भविष्यवाणी की जा रही है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच क्या उड़ जाएंगे बीजेपी के अरमान, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट, जो हम लिख भी रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़े। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी अब मुंबई पहुंच चुके हैं शायद। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूँ। प्रशांत टंडन जी इधर हमारे साथ हैं दिल्ली से, और दिल्ली से ही हमारे साथ ही अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत कुछ हम लिख भी रहे हैं कि देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट। क्या बड़ा विस्फोट होने वाला है? सुप्रिया सुले का कहना, हालांकि बात सिर्फ सुप्रिया सुले तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक विस्फोट हो गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। कानून को धता बताते हुए कोई और राज, माफिया राज कायम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां के सीएम कह रहे हैं कि कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सब कुछ ठीक है और जितने माफिया हैं सब निपट जाएंगे। आज फिर से कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में चुनाव है और बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है? महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हलचल चल रही है, जहां से जुड़ गए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। और धनंजय जी, ओपनिंग कमेंट आपसे ही चाहूंगा, फटाफट आपसे 2, 4, 5, 10 लाइन में जरा बताइए कि क्या कुछ होने वाला है। सुप्रिया सुले जो हैं इधर ये कह रही हैं कि विस्फोट होने वाला है। अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन अब कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं एनसीपी में हूं और रहूंगा। यानी चाचा भतीजा साथ हैं, लेकिन चाचा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति ऐसी वैसी नहीं है, कुछ और है। और इन सब से इतर क्या ये माना जाए कि शिंदे, ये कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इसको थोड़ा किनारे रखते हुए कर्नाटक की सरकार किसकी वहां कर्नाटक में बनेगी 13 मई को? 13 मई आते आते महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? धनंजय जी देखिए, जिस तरह से गोदी मीडिया प्रचारित करता रहता है उस तरह से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब से ये शिंदे की सरकार बनी है तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि आज जो है ये टूट रहे हैं, अजित पवार आ रहे हैं। इसे बिहार में जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तब से लगातार कह रहा है कि बिहार निपिंड पलटी मारने वाले हैं चाचा। वैसे यहाँ हमेशा कहा जा रहा है कि अजित पवार, वहाँ यहाँ के महाराष्ट्र के नीतीश कुमार जो है वो अजित पवार है। जब कुछ स्टोरी नहीं मिलती है तो अजित पवार को वो मिला देते हो। और सुप्रिया सुले जो है बहुत गंभीर किस्म की नेता है। आप जब भी संसद का सत्र चलता है और सुप्रिया सुले जिस तरह से बोलती है, शरद पवार की एक अलग किस्म के नेता की छवि है, लेकिन मैं मानता हूं सुप्रिया सुले बिल्कुल अलग है। उनका चेहरा कहीं जो है एक मैनिपुलेटर वाला चेहरा नहीं है सुप्रिया सुले का। शरद पवार तो कई बार इधर से उधर कर देते हैं। हालांकि मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद बोला था मैंने कि शरद पवार जो है पलटने वाले नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका चरित्र जो है सांप्रदायिक नहीं है। अब जिस तरह से बीजेपी, ईडी, सीबीआई खरीदो बेचो, धमकाओ,
इस तरह की राजनीति कर रही है, पैर में पड़ जाओ इस तरह की राजनीति कर रही है, उसमें कुछ भी कहना जो है सही नहीं होगा। और मैं चूंकि एक जिम्मेदार पत्रकार हूं, आप भी जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अफवाहों पे नहीं चलना चाहिए। अब सुप्रिया सुले ने क्या कहा है कि जो है विस्फोट होने वाले हैं, वो तो होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि राजनीति में जब तक हो नहीं जाए तब तक कहना जो है फिर वो चुकने, राजनीति की तो अपना बदल देते हैं, हम लोग कैसे बदले, ये सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जा रहा था, ये बेसिकली 1996 से शुरू हुआ था, और साहित्य, खेल, इन जगत के लोगों को, म्यूजिक, कला, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता था। बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार दिए गए और ये लगातार दिया जाता रहा। लेकिन इस बार जो हुआ, इसको भी उन्होंने, जैसे देखिए बाला साहब की बेसिकली ये शुरुआत हुई है, बाला साहब की योजना थी। जब शिवसेना बीजेपी सरकार थी, पहली बार बनी थी 1995 में, तब ये योजना साकार हुई थी। और उसमें ये था कि चूंकि बाला साहब क्या करे, खुद बड़े कार्टूनिस्ट रहे, जर्नलिस्ट रहे, अच्छे लेखक रहे, तो उनके जो कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको हमको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के गौरव वो लोग हैं, इसलिए ये पुरस्कार शुरू किया गया था, इसलिए महाराष्ट्र भूषण कहा जाता है। तो लेकिन ये जो महाराष्ट्र भूषण जो है, अब चूंकि जानते हैं बीजेपी वाले लोग, जो अमित शाह जी और मोदी जी खास करके हैं, दोनों जो शिल्पकार हैं, भारत की नई राजनीति के शिल्पकार हैं, तो जो भारत के नई राजनीति के जो शिल्पकार है, ये केन प्रकार है, मतलब इंदिरा गांधी से बहुत आगे पहुंच गए, इंदिरा गांधी बहुत पीछे छूट गई इनसे, और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें इन्होंने जनता को भीड़ में कन्वर्ट कर दिया। जनता एक भीड़ है, और भीड़ को जो है मीडिया के द्वारा, जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा ये फीड देते हैं, और सारा वैभव जो है वो इनके लिए है। जो सेंट्रल नेता है, जो विधायक इनके, उनके लिए नहीं है, उनका सम्मान नहीं है। जो मंत्री है वो भी सम्मानित नहीं है, केवल 4 लोगों को सम्मान है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2 लोगों, 3 लोगों को सम्मान है, उधर मोदी जी और अमित शाह, और यहाँ आइएगा तो ये फडणवीस साहब, शिंदे साहब को भी सम्मान प्राप्त नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता की क्या हालत होगी। अब ये जानिए कि मुंबई में या महाराष्ट्र में, वहाँ के जो यूपी बिहार के जो गर्मी होती है, जो 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 चिलचिलाती धूप होती है, जो हीट होती है, वो यहाँ नहीं होती है। यहाँ पसीना बहुत निकलता है, पसीना निकलने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जी। तो उसकी वजह से जो यहाँ, तो उसकी वजह से जो लोगों की जो बद इंतजामी थी, एक तो आपने भीड़, प्लस नेताजी टाइम पे कहीं आते नहीं। ये तो गृह मंत्री या गृह मंत्री केवल नहीं है, तो हिंदुस्तान यही चला रहे हैं। मोदी जी तो कपड़े बदल रहे हैं, पीएमओ बाकी वहां देखता है कि राष्ट्रपति के यहाँ कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। गृह मंत्री जो है यही पूरा देश चला रहे हैं, पूरी राजनीति को चला रहे हैं, पूरी सत्ता चला रहे हैं, हर तरीके की सत्ता। और एक होड़ मची हुई, मोदी जी महान है, अमित शाह महान है, या योगी जी महान है, एक और नए किरदार आ गए, योगी जी महान है। तो ये जो सियासत है, इस सियासत में विस्फोट, तो आपने लिखा बड़ा विस्फोट, रोज विस्फोट हो रहा है। अभी देखिए विस्फोट यूरोप में हो रहा है, वहां पे बम फोड़ा गया, बम फेंका गया है। जो अतीक अहमद का वकील है, उनके घर के बाजू में बम फोड़ दिया गया। तो ये जो स्थिति है, जो क्रिएट की गई है, इसमें जनता को जागने का समय है। जनता अगर नहीं जागेगी, अगर वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जगाएंगे, राहुल गांधी जो है सत्ता पलट देंगे, तो राहुल गांधी ही देश नहीं है ना, देश तो आपका है। 80 करोड़ खाली इसलिए हो कि लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले लो, या कोई और जवाबदेही है आपके पास? अगर आपकी जवाबदेही सिर्फ इतना है कि सरकार आपको नौकरी दे, आपकी जवाबदेही सिर्फ इतनी है कि आपको जो है मंत्री जी जो फलां दे दे, बिजली फ्री दे दें, आटा फ्री दे दे, गैस फ्री दे दे, इतनी ही आपकी जवाबदेही है। ये अब 75 साल आज़ादी को हो गया, लोकतंत्र को हो गया। लोकतंत्र में लोग को समझना पड़ेगा। जी धनंजय जी, बिल्कुल जो बात आप रख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे राज्यों, अभी आप बात उत्तर प्रदेश की भी कर रहे थे, और यहाँ पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में न सिर्फ हिंदुस्तान में छाया हुआ है, बल्कि दुनिया के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टेलीविज़न चैनलों में उत्तर प्रदेश की सुर्खियाँ जो हैं वो ये नहीं बनी हुई हैं कि वहाँ बहुत कुछ अच्छा हो गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर के
वहाँ की पूरी तस्वीर जो है बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है, निगेटिव मार्किंग। और दूसरी तरफ हम खबर ये भी पढ़ रहे हैं कि अभी देख रहा था कि कल ही G20 देशों के कुछ जो प्रतिनिधिमंडल है वो शिमला पहुंचने वाला है। तो देखिए G20 जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी कई बार कह चुके हैं, इसी चर्चा में आप लोग भी कई बार कह चुके हैं कि G20 की अध्यक्षता हमारे पास है और दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। हम इसे खुशी नहीं, इसके लिए मैं भी कह रहा हूँ तो बहुत खुश होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ या आप भी बैठे हुए, आप सब बैठे हुए हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि विश्व गुरु बनने की जो बात होती थी, यहाँ विश्व गुरु जो है इनके लिए विश्व की जगह पे विश्व कहा जा रहा है। ये हमारे लिए तकलीफ़दायक है, कोई भी कह रहा है तो तकलीफ़दायक है, ये नहीं होना चाहिए। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, शॉर्ट में थोड़ा आप लोगों से चाहूँगा ताकि थोड़ा चर्चा और भी आगे बढ़ाएं कई अलग अलग मुद्दों पे, क्योंकि कई सारे मुद्दे आज हैं हमारे साथ में। जरा उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ साहब आए हैं और अभी भी दावा कर रहे हैं कि कानून का राज है, और ये भी कहा जा रहा है कि कल योगी आदित्यनाथ को अपने प्रदेश से बाहर कहीं जाना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए वो नहीं जा पाए हैं। क्या अब उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अलग होने जा रहा है? सियासी मायने अतीक अहमद के मर्डर के क्या हैं और इसका असर दिल्ली और कर्नाटक पे क्या कुछ पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश अभी काफ़ी दूर है, इसलिए दूर कह रहा हूं क्योंकि 2024 में वहाँ चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव में 80 सीटों पे होना है, और उससे पहले अभी जो चुनाव है निकाय चुनाव जो हैं उसकी बात तो हो ही रही है। क्या मायने इसके निकाले जाएं सुनील जी? क्योंकि ये जब घटना घटी उसके बाद पहली बार हम सब बैठ रहे हैं और पता है कि आपके यहाँ इंटरनेट की भी सुविधा उतनी जो तेज़ गति से होनी चाहिए थी नहीं थी, इसलिए भी आपको नहीं जोड़ पा रहे थे हम। जरा प्लीज़ अपनी बात रखिए। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, इंटरनेट के गति का सवाल नहीं था, इंटरनेट की सुविधा ही वापस ले ली गई थी पूरे शहर में, पूरे जिले में, और अनडिवाइडेड इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बने कौशाम्बी जिला है उसमें भी नहीं था। और एक धनंजय जी ने जो बात कही उसको मैं संशोधित मैं वो कर दूं, जो उन्होंने एक बात उन्होंने की, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी से बात करते हैं, तो अतीक अहमद के वकील पे के घर पे कोई बम नहीं चला है, उनके घर के पास झगड़े हुए हैं दो लड़कों के बीच में, उसमें वकील साहब का कोई मतलब नहीं है, और वो क्रूड जो बम होते हैं इलाहाबाद में उसका ही मतलब है। जो अतीक अहमद के माध्यम से जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं से भी कोई भी सभ्य समाज उसको सकारात्मक तरीके से नहीं ले सकता। इसको आप कानून का राज नहीं कर सकते। अगर पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो वो कानून का राज, कुछ भी हो सकता है, कानून का राज नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बेहतर की है, तो अकेली ये घटना बताती है कि उस एक बड़े अपराधी को भी आप कानून के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए। आप कानून के माध्यम से, कानूनी व्यवस्था के तहत आप उसको सजा नहीं दिलवा पाए। ये एक ऐसी घटना है जो उत्तर प्रदेश का, इस देश के ऊपर एक बड़ा काला धब्बा है। अगर इतनी भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कोई आवे और उसकी हत्या कर दे, ये बहुत ही खेदजनक है। निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह है, वो है उनका एक, इसलिए बड़े पैमाने पर ये लोग इस बात का एक तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात पे संतोष होना चाहिए कि एक बड़ा अपराधी मारा गया। तो अगर यह केवल यही है कि बड़ा अपराधी को कोई मार दे, तो यही आप अतीत में चले जाइए राजीव जी। इसी अतीक अहमद ने एक बड़े अपराधी को मारा था 1989 में, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और उस समय तत्कालीन इलाहाबाद का बड़ा अपराधी था, और तमाम लोगों ने उसकी जय जयकार की, और लोगों ने तर्क दिया था कि एक बड़ा अपराधी मारा गया। आज तक उस मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई, गवाही नहीं, कुछ नहीं, वो दर्ज है। वो पहला हत्या का मामला था जो अतीक अहमद पे दर्ज हुआ था। आपने एक अतीक अहमद को खत्म करने के लिए 3 नए अतीक अहमद आपने पैदा कर दिए, और वह आपके संरक्षण दे। ये बिना संरक्षण के वो संभव ही नहीं है। अतीक अहमद के अपने पूरे आपराधिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में किसी ने उसको घूर के भी नहीं देखा है। कभी मरी स्मृति में नहीं है, कभी उसके ऊपर हमला हुआ। और अदालत को आश्वासन देकर के आप लाए थे कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, और भरी 4 दिन की पुलिस हिरासत पे आपने रखा, इतना तामझाम आपने रखा, और उस व्यक्ति ने हमेशा अपनी सुरक्षा की मांग की, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। गोया कि सभ्य समाज में इस घटना को बहुत ही
एक नकारात्मक तरीके से लिया गया है और कानून और व्यवस्था को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। वह व्यक्ति जो कानून के राज में विश्वास करते हैं, इस बात को लेकर के आक्रोश है कि इस घटना को लेकर के इंतजामिया के मन में इस बात का ये होना, अपराध बोध होना चाहिए था। उसके बजाय वो अपना छाती पीट रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ। दो सम्मानित मंत्रियों ने, एक सम्मानित मंत्री ने बयान दिया कि पाप पुण्य का फैसला ही होना है। इस घटना के 10 मिनट के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। और एक दूसरे सम्मानित मंत्री जी जिनका बहुत अच्छा अनुभव है, संसदीय अनुभव है, 8 और 9 बार के विधायक, उन्होंने कहा कि ये आसमानी फैसला है और इसको सबको मानना चाहिए। अगर आसमानी फैसला ही सबको मानना चाहिए तो किस बात के लिए आयकरदाताओं के इतने पैसे पर इतना तामझाम, किस बात की व्यवस्था, किस बात के लिए सरकार? फिर लोग अपना अपना फैसला करते रहेंगे। आप कहां ले जा रहे हैं? अपराधियों को सजा अदालतें देंगी या वो लोग देंगे जिनके हाथ में बंदूक है? अपराधियों को सजा कानून व्यवस्था के तहत दी जाएगी या कानून जो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं उनके हाथ में दी जाएगी? और इस बिना पर क्या अपराधी जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उसको अपनी बात कहने का हक नहीं है? उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उसको सजा कानून के माध्यम से नहीं मिलनी चाहिए? किस तरफ इस समाज को आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? सुनील जी, थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूंगा मैं, थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा, दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में कमी दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल है। इस पूरे घटनाक्रम पे बिल्कुल इस घटनाक्रम में मैंने इस घटना को लेकर के जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नाराजगी व्यक्त की है, ये लगता है कि इसमें तालमेल में कमी है। बल्कि मुझे लगता है कि इस सरकार में भी आपस में जो राज्य सरकार है उसमें भी लोगों के बीच में मत मतांतर होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो इस घटना के पक्ष में नहीं होंगे और कई लोगों को लगता होगा कि ये साजिशनी हत्या कराई गई है। कौन लोग साजिश में है ये तो जांच का विषय है और निश्चित रूप से बड़ी साजिश है। जिन्होंने मारा है इसको, जिनका नाम सामने आया, उनकी हैसियत नहीं। यह एक बड़ी घटना है। और आप जो कोई भी समाज अपने आप को सभ्य होने का दावा करता है, 75 साल के लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा करता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से आपके ऊपर एक धब्बा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि खराब होगी कि आप कानून की व्यवस्था को, कानून का राज स्थापित करने में आप विफल हैं। अब दावा भले करें आप, अगर कोई अपराध, अगर आप हिंसा के पक्ष में खड़े होते हैं, वह हिंसा व्यक्ति की हो चाहे संस्था की हो या पुलिस की हो या चाहे किसी समूह की हो, उस हिंसा के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। कोई सभ्य समाज नहीं खड़ा हो सकता और अगर वो खड़ा होता है तो अपने आप को सभ्य नहीं कर सकता। और मैं अगर ये सवाल है कि जिस हिंसा की आप तरफदारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसे ही पुलिस कस्टडी में कोई आदमी पश्चिम बंगाल में मार दिया जाए तो आप उसकी तारीफ करेंगे? ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर में कोई छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति मार दिया जाए तो आप कहेंगे क्या नहीं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसके खिलाफ इतने आरोप थे। किसके खिलाफ आरोप नहीं थे? जब हम सम्मानित संसद सदस्य फूलन देवी के ऊपर गोली चली थी तो क्या उनके ऊपर आरोप नहीं थे? क्या उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसको आप ऐसे स्वीकार कर लेंगे? ये कौन सा तर्क है कि इनके खिलाफ ढेर सारे आपराधिक मामले थे? अदालतें किस बात के लिए? तो ये तो एक बड़ी घटना है और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि समाज के संवेदनशील लोगों में इस घटना का जो संदेश है वो बहुत खराब तरीके से गया। लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले रही है और उनके समर्थकों में इस घटना को लेकर कोई नाराजगी नहीं। वो तमाम तरह के तर्क उन्होंने ढूंढ लिए हैं अपने पक्ष में, कैसा हुआ क्या हुआ। ये मेन बात आप कह रहे हैं। जी सुनील जी, आप कुछ जोड़ रहे हैं? जी, ये तो उनके वर्ग में है और लोग इस बात को बाकायदे प्रचारित कर रहे हैं, तर्क ढूंढ रहे हैं इस घटना के बारे में और ये कह रहे हैं कि क्या इस बात का संतोष नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा अपराधी मार दिया गया, तो फिर बड़े अपराधी को बड़ा अपराधी मार दे। ऐसे लोग एक दूसरे को मारते रहे और एक हिंसक का वातावरण बना के रखे। क्या हिंसक माहौल में अपने समाज को आप सुरक्षा और शांति का आश्वासन दे सकते हैं? एक हिंसक माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में आने वाली जनरेशन को आप बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं? उनको आगे बढ़ने की आप प्रेरणा दे सकते हैं? आज तक दुनिया और देश में कि किसी दौर में हिंसा से प्रभावित समाज अपने आप को आगे बढ़ा पाया है किसी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समाज ऐसा नहीं जो जहां पे हिंसा प्रभावी हो और हिंसा की तरफदारी की जाए। वो समाज अपने आप, अब कम से कम वो एक सुसंस्कृत समाज नहीं है, वह मानव मूल्यों में विश्वास करने वाला समाज नहीं है। अगर आपके मन में हिंसा के प्रति आप संवेदनहीन हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं जी। आप सब व्यक्ति अपने आप कलाने का दावा नहीं कर सकते हैं।
और ये जी, घटना सुनील जी। बहुत ही चिंतनीय घटना है। जी जी बिल्कुल सुनील जी, आता हूं, फिर दोबारा आता हूं, आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए, दो स्टेट की हम बात कर रहे थे, एक अभी धनंजय जी के पास जब गए तो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे थे तो 13 लोग वहां उनकी जान चली जाती है हीट वेव के कारण, लेकिन 25 लाख जिस सम्मान की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र सम्मान, जो हर साल, और इसकी घोषणा जो पहला सम्मान दिया गया 1996 में दिया गया, बाला साहब यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे सम्मान अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए का ये सम्मान हर साल, इस सम्मान को किसी बंद कमरे में, किसी बंद ऑडिटोरियम में दिया जाता था। इस बार ओपन में 42 डिग्री तापमान में दोपहर का समय सम्मान दिया जाता है, और वहाँ गृह मंत्री जी गदगद होते हैं उस कार्यक्रम में पहुँच कर कि ऐसी भीड़ हमने कभी देखी ही नहीं। 42 डिग्री तापमान, 13 लोगों की जान चली जाती है। कहीं से कोई एक ट्वीट क्या है, अगर आप, मैं नहीं देख पाया हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया हो, अगर जताया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जताया हो तो जताना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटना। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरेआम 2 अपराधियों को मार दिया जाता है। अपराधी वर्ड में कह रहा हूँ, अपराधियों को, आम नागरिक नहीं, अपराधियों को मार दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है उसमें, जो अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, 2 हमारे साथी, दोनों के अपने अपने अलग अलग राज्य। सुनील शुक्ला जी सीधे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जहाँ ये घटना घटी है, और सीधे इधर मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय जी। नवी मुंबई की घटना है, 13 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 13 करोड़ रुपए इस आयोजन में। 25 लाख रुपए का सम्मान, 13 करोड़ रुपए खर्च करके, और 13 जान चली जाती है। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। समझ सकते हैं। अब ये आंकड़े, चूंकि ये सारे आंकड़े इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, इसलिए भी अर्थशास्त्री हैं, आप जानते हैं चीज़ों को। अब आना चाहता हूं मूल मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि इसके पीछे, यानी कि लोगों की जान के पीछे जो राजनीति हो रही है, जो आखिर में कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि यहां जान ले ली जाती है, सरेआम पत्रकार बन के आकर के मार डाला जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो 2 ट्वीट आते हैं 2 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के, वो ट्वीट उसके खिलाफ नहीं आते हैं। ये कानून के राज के पक्ष में नहीं, ये माफिया राज, गुंडा राज, पुलिसिया राज जो कह रहे हैं, वो कह लें, उसके पक्ष में ट्वीट आते हैं। किस दिशा में जा रहा है ये देश, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? कि वहां हम भीड़ देख करके ये नहीं पूछते हैं उसी मंच से कि भाई इतनी भीड़ है, यहां इन लोगों के लिए खाने पीने, रहने और खासकर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोई इंतजाम है कि नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा है। आप इस भीड़ को देखकर खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां 2 लोगों को मार दिया जाता है, कहते हैं कि चलो पाप का घड़ा जो है वो फूट गया, अच्छा हुआ। इस देश में हम रह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, आपकी अनुमति से तीनों मुद्दे पे मैं छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। जी। पहला मुद्दा ये कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करके बकरी की तरह जो शिकार करते हैं, उनके लिए इन 12-13 जीवन के मूल्य कुछ नहीं। आपने देखा किस प्रकार 40 लोगों की शहादत हुई, और जो सतपाल मलिक ने कहा एक प्रश्न नहीं पूछा गया। तो पहली बात तो ये 12-13 लोग हम जैसे लोग, इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। दूसरी बात जो सुनील शुक्ला जी ने कही, इलाहाबाद के अंदर 3 दुर्दांत अपराधी आपने केवल पैदा नहीं किए, आपने हजारों दुर्दांत अपराधी पैदा कर दिए। जिस प्रकार से महिमा मंडन उन 3 लड़कों का हुआ है जिन्होंने हत्या की है, उनको सुरक्षा दी गई है, उनको पुलिस सुरक्षा दी गई है। यही काम अगर कोई दूसरा करता तो उनके यहाँ बुलडोजर और उनके यहाँ उनके परिवार को सताया जाता। इन 3 दुर्दांत को बिल्कुल कहा जा रहा है जैसे इन्होंने धर्म की रक्षा की है और इनके परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। हजारों लोग जो टेलीविजन में ये देख रहे हैं, उनको एक प्रकार से अपराधी प्रेरित किया जा रहा है। तो 3 लोग अपराधी नहीं बने हैं, हजारों लोग अपराधी बने। और तीसरी चीज राजीव जी ने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा कि एक पटाखा, एक विस्फोट होगा महाराष्ट्र में और एक विस्फोट होगा दिल्ली में। देखिए मैं भविष्य, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टीचर भी हूं, और जो मैं सिनेरियो एनालिसिस करता हूं, उससे जो विश्लेषण से निकालता हूं वो आपको बताता हूं। अगर मैं सही सिद्ध हुआ मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं गलत सिद्ध हुआ मुझे बुरा नहीं लगेगा।
मेरा विश्लेषण यह है कि अजीत पवार, शरद पवार ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि उन्होंने एक तो शिंदे साहब को सशंकित कर दिया, जो इन्होंने एक गेम फैलाया था कि अजीत पवार हमारे साथ आ रहे हैं, एनसीपी हमारे साथ आ रही है, और इनके गोदी मीडिया ने फैला दिया कि ये शिंदे को एक प्रकार से डंप करेंगे और अजीत पवार को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अब एक तो शिंदे साहब सशंकित हो गए कि उनका कुर्सी जो है वो खतरे में है। देखिए, अजीत पवार और शरद पवार मेरे हिसाब से कर्नाटका में जिस प्रकार से लोग बीजेपी छोड़ के भाग रहे हैं, उसके बाद अगर उनको थोड़ी भी राजनीतिक समझ है तो ऐसी हाराकरी वो नहीं करेंगे कि एक साल के बाद फिर वो जिंदगी में पीछे हट जाएं, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल जो बीजेपी के साथ गया है वो सरवाइव नहीं कर पाया है। तो और जो दूसरा विस्फोट कहा है सुप्रिया सुले ने कि दिल्ली में होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, मेरा जो एंटिसिपेशन है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, जो मैं कह रहा हूं आपकी डिबेट में बहुत दिनों से, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी छोड़ेंगे। यह विस्फोट हो सकता है, मैं गलत सिद्ध हो सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भाई एक मैनेजर हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर हूं, सिनेरियो एनालिसिस में मैं गलत सिद्ध हो गया। मुझे ऐसा लगता है जो हलचल बढ़ी है, जो कर्नाटका में रास्ता दिखा दिया है जगदीश शेट्टार ने, कर्नाटका का इलेक्शन पूरी तरह से पलट गया है। और जो बैकवर्ड की राजनीति, जो ओबीसी की राजनीति राहुल गांधी ने खेली है, और हर स्टेट से, मध्य प्रदेश से भी यह मांग उठनी शुरू हो गई है कि जातीय जनगणना कराओ। जितने भी स्टेट में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देख लीजिए कितने ओबीसी हैं, कितने सवर्ण हैं और कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं। आप जो है बात ओबीसी की करते हो, और ये जातीय जनगणना का जब रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसको जग जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उसमें कोई ऐसी सूचना है जिससे यह पता चले कि ओबीसी तो 60% हैं और जिनको आपने सत्ता सौंप रखी है वो 5% हैं। अभी तक हमारी गलतफहमी है, हम समझते हैं हम 15% हैं, हो सकता है हम 5% हो। तो अगर आदिवासियों को, बैकवर्ड्स को और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अगर हर स्टेट से यह प्रश्न उठेगा, इस समय शरद पवार और अजीत पवार जैसे मजे हुए राजनेता ऐसी गलती, और जो भी गलती करेगा, जो ढलती हुई नाव पे उतरेगा, जो डूबती हुई नाव पे चढ़ेगा, वो अपना राजनीतिक भाव, इतने ये मैच्योर लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आज की तारीख में बिल्कुल स्पष्ट है। और जिस प्रकार से ये इलाहाबाद की घटना हुई है, प्रयागराज की घटना हुई है, विभत्स घटना है। हजारों गुंडे आपने एक दिन में पैदा कर दिए और ये गैंग वॉर की तरफ प्रेरित कर रहे हैं देश को, नौजवानों को। मैं एक टीचर हूं, मैं देश की अगली पीढ़ी को गुंडा बनते नहीं देख सकता। 2 थप्पड़ लगाता अगर मैं टीचर होता और मेरे क्लास में किसी बच्चे ने ऐसा किया होता, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, एक वृद्ध का कर्तव्य है, एक टीचर का कर्तव्य है, अगली पीढ़ी को गुंडा ना बनने दूं। और ये गुंडा बना रहे हैं, ये राजनेता गुंडा बना रहे हैं। और जो विस्फोट महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे साहब को शांत कर दिया, और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे साहब से लोग मिल रहे हैं और जिस चीजें हो रही हैं, दूसरा विस्फोट जो 15 दिन में सुप्रिया सुले ने कहा है, वो बड़ा अच्छा विस्फोट होगा। देश का एक अच्छा संदेश जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि देश में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। राजीव, देश में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। जरा समझना चाहता हूं मीनू जी आपसे, आपके पास खबरें बहुत रहती हैं मीनू जी, क्या हलचल आप देख रही हैं? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार से शुरुआत हुई, बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में हलचल तेज होती है, महाराष्ट्र से शरद पवार आ जाते हैं, कल उद्धव ठाकरे से मिलने केसी वेणुगोपाल पहुंच जाते हैं, कल शाम को मुलाकात होती है इन लोगों की, सब आपको पता है। देखिए कितनी तेज हलचल हो रही है। जरा सियासत के इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी 2 दिन के लिए, एक नहीं बल्कि 2 दिन के लिए पहुंच जाते हैं वहां कर्नाटक चुनाव में और कहते हैं 150, उससे नीचे बात नहीं। लेकिन अंदाज वो नहीं होता है जो अमित शाह का होता है, अब की बार 150 के पार, ये अंदाज नहीं है। वो नंदिनी शॉप पे भी पहुंचते हैं राहुल गांधी। तो देखिए एक साथ कितने स्टेट ओपन हैं। कर्नाटक में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं, वहाँ भी 13 तारीख को 3 और 10 को चुनाव है, 2 फेज में, 13 को रिजल्ट आना है। बिहार के मुख्यमंत्री इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक चौथी पास राजा की कहानी बताते हैं अपने ही उसमें विधानसभा में एक दिन के सत्र में।
और उधर महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जो हैं वो, और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून का राज है और यहाँ पर गुंडा राज नहीं है। किस रूप में देखा जाए, क्या मानती हैं आप कि क्या कुछ चल रहा है, जरा आप बताइए। ये जो विस्फोट की बात है, हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है, नेता अगर कह रहे हैं विस्फोट होने वाला है तो हमको तो लिखना ही पड़ेगा। वही उसी को हम यहाँ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के जरिए। किस रूप में डिकोड आप कर रही हैं इसको? जी राजीव जी, देखिए 9 साल हो गए हैं, एक तरीके से बर्फ जमी हुई थी विपक्ष की राजनीति पे, तो कम से कम तो ये जो बर्फ जो जमी हुई थी वो अब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है मेरे ख्याल से, और 2024 तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल पिघल जाएगी। जैसे जितनी हलचलें आपने बताई हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हलचलें चल रही हैं जो कि अंडर द सरफेस है, जमीन के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बहुत कुछ उबल रहा है। अब जैसे ये अब राहुल गांधी की बात लीजिएगा आप, कि राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया ओबीसी की कि आप ओबीसी की निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उल्टे पलट के फेंक के मारा बूमरैंग, वो वापस गया, उन्होंने कहा भाई जाति जनगणना करा लो। उन्होंने ओबीसी के पक्ष की बात की कि भाई मैं हूं तुम्हारा पैरोकार, जो ओबीसी चिल्ला रहे हैं वो तुम्हारे पैरोकार नहीं है, मैं हूं तुम्हारा हितैषी। तो एक खलबली मच गई है भाजपा के कैंप में। तो ये कर्नाटक का सीन है। इसके अलावा आप देखिए, जो कर्नाटक में ही आपने बताया कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार और ये जो दूसरे हैं सावई, जो वो भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। और ये देखिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वो आरएसएस के वो थे, संघ से ताल्लुक रखते थे। तो संघ के लोगों का कांग्रेस में शामिल होना मुझे तो एक रेयर सी घटना लगती है कि ये बहुत, इसका मतलब क्या है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी चर्निंग इज टेकिंग प्लेस। बहुत कुछ कर्नाटक के जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ सामने लाएंगे। देखिए, इसकी एक बानगी हमने हिमाचल में देख ली है, जहां पे कि बागी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के फोन करने के बावजूद भी नहीं माना, और क्या हिमाचल में क्या रिजल्ट आया। तो जब उसके अब आप कर्नाटक को देखिए, तो कर्नाटक के जो सर्वे बता रहे हैं और जो जमीनी हालात, सर्वे को छोड़िए आप, जो जमीनी हालात बता रहे हैं वो तो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत बुरी हालत में वहां पे है। और ये तो 2 बड़े नेताओं की बात हो रही है, इसके अलावा भी दिन रात वहां बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की तरफ लोग जा रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई, जाति जनगणना की बात जो है वो बिहार में जाति जनगणना चल रही है, वहां दूसरे फेज में पहुंच गई है। वहां स्टालिन जो है वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है, जो स्टालिन जो है वो जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी जो एकता की बात जो कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने पिनाराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी थी। तो उससे उम्मीद ये आ रही थी, क्योंकि बीच में वहां भी दही का ये झगड़ा पड़ गया था, नंदिनी का दही दूध का, ये जो डेयरी कोऑपरेटिव का है, वहां भी झगड़ा हो गया था कि केरल अपने यहाँ नंदिनी को नहीं आने दे रहे थे, आउटलेट नहीं खोलने दे रहे थे उनका। तो उसके बावजूद भी पिनाराई विजयन ने जवाब दिया है पॉजिटिव, और उन्होंने कहा है कि मैं आपके प्रयासों में आपके साथ हूं। तो आप ये देखिए कि साउथ इंडिया तो एक तरीके से पूरी फाइट देने के लिए हमेशा से तैयार भी था, और अब काफी यूनाइटेड भी है। अब और जो नॉर्थ के स्टेट्स में देख लीजिए आप हिमाचल का जो अभी हार के ही चुके हैं। अब हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि वे 2% से ही तो हारे हैं, ऐसा नहीं है। 49% उनका रिजल्ट था, पिछली बार वोट शेयर था बीजेपी का। तो वो 7% वो गया है और 2% अब कांग्रेस से पीछे है। तो 9% हारे हैं वो वहां पे। 9% वोट, 9% वोट का घटना हिमाचल में, जो कि बीजेपी शासित राज्य था, कोई बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है, भाजपा के लिए सोचने वाली बात है में होगी। तो ये जी हाँ। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब शिंदे सरकार के विरोध में आने वाला है और ये सरकार गिरेगी तो डेफिनेटली नई सरकार को बुलाया जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो उसमें क्या होगा, अब मुझे ये नाइविटी शरद साहब की, पवार साहब की समझ में नहीं आई। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार गिरेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो इस वक्त तो बड़ा सुनहरा मौका है आपको वापस सत्ता में आने का। ये वहां क्यों भेजा जा रहा है अजित पवार को इनके द्वारा? ये एक बड़ी मिस्ट्री है
या तो शरद पवार साहब, क्या आपको दोनों लगता है हाथ कि में भेजा लड्डू- जा रहा है? मीनू जी, सचमुच भेजा जा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं मानती कि अजित पवार बगावत कर रहे हैं अपने अपने दौर पे, क्योंकि शरद पवार के बगैर वहां पत्ता नहीं हिल सकता एनसीपी के, जब तक शरद पवार है ड्राइविंग सीट के ऊपर। तो वो 100% अजित पवार को भेजा जा रहा है कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माकूल आता है अपने, तो तुम अपना बचाओ, सीबीआई आईडी ईडी बचाना है तो अजित पवार तैयार हैं। और अगर लगता है कि उन्होंने अभी बीच में अभी कह दिया है कि भाई चलो झूठ बोला जा रहा है, ये सोशल मीडिया फैला रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें उन्होंने अभी ये भी खबर आई कि उन्होंने बोल दिया मैं अस्वस्थ हूँ, अभी 10 दिन के लिए छुट्टी लूंगा, ये वो करके। तो अब जो उसमें यह है कि अगर गिर गई सरकार तो भाई तो भी बल्ले बल्ले कि भैया हाँ जी सर आ गया फैसला। तो शरद पवार कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि विचलन भी है। देखिए जो राहुल गांधी के साथ हुआ, या अभी अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया गया इंटेरोगेशन के लिए, उससे घबराए हुए हैं और पवार साहब ज्यादा घबरा गए हैं और स्वाभाविक है घबराना। तो उसमें उनको लग रहा है कि भाई दोनों जगह गोटी सेट करके रखो, क्या मालूम कौन सी जरूरत पड़ जाए, ये वाला जरूरत पड़ेगा तो ये स्ट्रोक मार देंगे, वो जरूरत पड़ेगी तो उधर से स्ट्रोक मार देंगे। तो ये इनका चल रहा है। कितना सफल होते हैं कितना असफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। गडकरी साहब कुछ विस्फोट कर दें सेंटर में, जो अभी अखिल स्वामी जी बात कह रहे हैं। ये आखिरी तो सेंटेंस आपका बहुत मायने रखता है। नहीं जो और पवार साहब इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं, ये धनंजय जी जरूर बताएंगे बाद में जब आऊँगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, क्या कुछ हो रहा है? बहुत सारी बातें आज, इसलिए मैं आप लोगों के पास बहुत बाद में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ज़रा आप हमारे तमाम साथियों की बात भी सुनिए और आपके पास क्या कुछ है। हमेशा की तरह ज़रूर कुछ ना कुछ नया होगा आपके पास प्रशांत जी, कि जो ये विस्फोट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक, सब तरफ हिलने हिलाने की बात हो रही है। कर्नाटक ऑलरेडी हिल चुका है। कर्नाटक क्या देख रहे हैं? जी, मैं आपके टॉपिक पे ही रहता हूँ और 3-4 बड़े टाइम बम हैं जिनकी उल्टी गिनती चल रही है और टिक टिक की आवाज़ आ रही है। एक जो महाराष्ट्र की चर्चा चल रही है, ये देश में बेरोजगारी है। हो सकता है कि हम एक मुख्यमंत्री को भी बेरोजगार होता देखें अगले कुछ दिनों में। और मुझे नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो डे टू डे हियरिंग हुई उसको घंटों सुना है, कई दिन तक। जो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल बयान दे रहे हैं, वहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे हैं, और जजेस की जो टिप्पणियाँ आ रही, जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, उनको मैं लगातार सुनता रहा हूँ। मुझे एक उसमें से डायरेक्शन तो दिख रहा है। वो डायरेक्शन संविधान और शेड्यूल 10 के इर्द गिर्द होगा। तो बहुत नाजुक धागे पर संवैधानिकता और संवैधानिक मान्यता जो है टिकी हुई है शिंदे सरकार। बहुत नाजुक धागा है। आर्गुमेंट मेरिट उनके पक्ष में बहुत कमज़ोर है। तो अब जजेस क्या करते हैं वो जजेस की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और पवार साहब के बारे में देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पवार साहब का लंबा 50 साल का राजनीतिक करियर है और वो बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल देते रहते हैं कि उनकी, आप कहें कि आदत है या उनका शगल है, और वो कंफ्यूजिंग सिग्नल देते हैं। और वो राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो कि पत्रकारों को बहुत बिजी रखते हैं। तो और लेकिन वो अपनी राजनीति को एक बेसिक सिद्धांत के इर्द गिर्द ही रखा है उन्होंने। आप देखिए, वो विदेशी मूल के मुद्दे बाहर गए, लेकिन उसी सोनिया गांधी के साथ वो उन्होंने सरकार में शामिल हुए। तो सिद्धांत के इर्द गिर्द वो कम जाते हैं। मतलब मेरा अनुभव उनका ये है। दूसरा एक विस्फोट होने जा रहा है कर्नाटका में, जिसकी आवाज़ें हम लोग धीमे धीमे रोज़ सुन रहे हैं।
और कर्नाटक में मेरी निगाह इसलिए भी है राजीव जी कि हमारे देश में बहुत अच्छा एकेडमिक काम नहीं होता है, पहले भी इस बात को कहा है। 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के बीच होकर गुजरती है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ है इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है। मेरी निगाह कर्नाटक के इलेक्शन में इसलिए होगी कि ये कर्नाटक का इलेक्शन जहां सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 21 दिन तक वहां पे भारत जोड़ो यात्रा रही है, तो कर्नाटक का रिजल्ट क्या आता है, ये भारत जोड़ो यात्रा का एक आप समझिए कि एक इम्पैक्ट बताएगा कि उस इम्पैक्ट बाकी के, अगर कर्नाटका के 500 किलोमीटर में यात्रा चली है तो बाकी के 3000 किलोमीटर में उसका इम्पैक्ट क्या होगा या बाकी के भारत में क्या होगा, और वहां से एक नई राजनीति इस देश में आएगी। एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, जो भी कर्नाटक में बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, उस विस्फोट को नरेंद्र मोदी सरकार करे या ना करे, जातिगत जनगणना, जुलाई में वो विस्फोट हम सुनेंगे, क्योंकि जुलाई में बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है, दूसरा चरण अंतिम फेज में है और जुलाई में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और जो जुलाई में बिहार के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आएगी राजीव जी, वो एक सैंपल होगा देश के जो सामाजिक संरचना है उसका, और बहुत सारे ठेकेदारों की, वोट के ठेकेदारों की दुकानें बंद होंगी, उनके शटर डाउन हो जाएंगे। जो बात आ रही है इसको जरा बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो ओबीसी अभी 52% है, 1931 के सेंसस के हिसाब से वो 60% हो सकता है, 55 हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। कुछ इंडिकेशन फैमिली हेल्थ सर्वे में मिलता है क्योंकि उसमें भी जातियां पूछी जाती, लेकिन ओबीसी एक बड़ा अम्ब्रेला है, दलित एक बड़ा अम्ब्रेला है, आदिवासी एक बड़ा अम्ब्रेला है, इनके अंदर भी तमाम सारी जातियां हैं, उन जातियों की भी जनगणना होगी। तो जब उन केवल सवर्ण और ओबीसी का ही फासला नहीं मालूम पड़ेगा, उन जातियों की भी जनगणना होगी, कौन कितना है, तो कौन कितने प्रतिशत में कितना बड़ा मंत्रालय, कितनी बड़ी राजनीतिक धमक, कितनी ब्लैकमेलिंग कर रहा था, वो दुकानें बंद हो जाएंगी तमाम सारी। तो ये जुलाई में ये विस्फोट होने जा रहा है बिहार की जनगणना से। और तीसरा और चौथा विस्फोट जो है, देखिए राजीव जी, ये 40 सेकंड का जो वीडियो है, अतीक अहमद का सर उड़ा दिया गोली से कैमरों के सामने, जैसा सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि ये जो रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ा है, ये बहुत भारी पड़ेगा। ये साजिशकर्ता जो भी हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मदद नहीं की है, उनका राजनीतिक करियर पे एक बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया है। बहुत लंबी यात्रा उनको तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 80-20 बुलडोजर ठोक दो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उद्योगपतियों के समय है कि कोई उद्योगपतियों को धमकी नहीं दे सकता उत्तर प्रदेश में, तो धमकी नहीं दे सकता। माफिया राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, तो माफिया राज ऐसे खत्म हुआ जो 40 सेकंड का फुटेज हमने देखा। अगर यही तरीका है तो ये स्टेट क्राफ्ट का तरीका नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के अपनी बात इस वक्त खत्म करूंगा राजीव जी। 2002 नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था, बड़ा धब्बा था। वाजपेयी जी ने मेरे ही साथ इंटरव्यू में कहा था, पहले भी मैंने कुछ धमाकेदार इंटरव्यू किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2002 के दंगों की वजह से चुनाव हार गए, ये वाजपेयी जी ने कहा था। और बाद में
कुछ और पत्रकारों ने इंटरव्यू किए तो और डिटेल आई, जैसे इस पुलवामा के मामले में आई कि बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में नरेंद्र मोदी के बारे में फैसला हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को 10 साल लगे, एप्को वर्ल्ड वाइड जैसी ग्लोबल कंपनी लगाई गई, गुजरात मॉडल का एक कहानी गढ़ी गई, तमाम उद्योगपतियों को जमीनें दी गई, विदेश यात्राएं हुई, बड़े बड़े थिंक टैंक में मोदी साहब के भाषण कराए गए, यूनिवर्सिटी से भाषण कराए गए, और एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई जिसमें कामयाब भी रहे वो। तो मोदी साहब की गुजरात से दिल्ली की यात्रा समर्थन और वोट भले मिल गया 2002 का, लेकिन वो यात्रा हुई है ऐसे कि उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची। योगी आदित्यनाथ को ये 40 सेकंड का फुटेज दिल्ली शताब्दी में उनके टिकट को कंफर्म नहीं करवाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आखिर लाइन जो आप कह रहे हैं। आप लोग आजकल आखिरी लाइन बहुत विस्फोटक बोल देते हैं, जिसको बताना पड़ता है, मुझे अंडरलाइन करना पड़ता है। अमलेंदु जी, सियासी मायने आपसे भी समझना चाहूँगा। देखिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग राजनीति सबकी, लेकिन केंद्र जो है वो केंद्र है, यानी सेंटर दिल्ली, और दिल्ली जो है वो कर्नाटक की तरफ, और फिर दिल्ली महाराष्ट्र की तरफ, दिल्ली उत्तर प्रदेश की तरफ। अभी 3 राज्य ओपन हैं बिल्कुल, और इन तीनों राज्यों में कुछ ना कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो गया, 51 सेकंड का वीडियो, 51 सेकंड ही शायद बोल रहे थे प्रशांत जी, या 41 सेकंड, 40 सेकंड का वीडियो, 40 सेकंड का वीडियो उत्तर प्रदेश में वो तहलका मचाए हुए है, बहुत दुखद। और इस वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, अलग अलग टेलीविज़न चैनल, क्या अल जज़ीरा, क्या CNN, और ऐसे अलग अलग चैनल, अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के गार्जियन तक, वाशिंगटन पोस्ट तक, सब जगह। और इधर आप देख रहे हैं तो जो सियासी मायने हैं, और इन सब के बीच मोदी जी, कल भी कह रहा था मैं कि क्या ब्रांड मोदी डाउनवर्ड जा रहा है। आखिर में ये सवाल लेकर आया था, और यहीं से अब उस सवाल को अब दोबारा आपके साथ सामने ला रहा हूं, और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यहाँ नीचे न जाए इसलिए हड़बड़ी में कुछ से कुछ हो रहा है, ये माना जाए, इस ढंग से देखा जाए, क्या देखा जाए, किस रूप में देखा जाए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। योगी जी ने मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बजवा दिया। सारी दुनिया जो है वो सब मोदी, और जैसा आपने भी कहा कि अल जजीरा से लेकर के और CNN और क्या क्या सब जो हैं, वो सब कोई नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सब कह रहे हैं भारत में क्या हुआ, और सब कह रहे हैं कि भारत में एक लॉ मेकर की हत्या जो है वो टीवी के कैमरों के सामने जो है लाइव शूट आउट हुआ। पूरी दुनिया जो है यही कह रही है, और ये डंका मोदी जी का पूरी दुनिया में बज रहा है। तो अब ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपस में कुछ चीजें तय होती हैं कि नहीं होती हैं। हालांकि कानून व्यवस्था राज्य का प्रश्न है, और राज्य उसको संभालता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन दुनिया तो नहीं जानती ना कि उत्तर प्रदेश का मसला है, दुनिया तो जानती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, तो डंका मोदी जी का बज गया है। तो ये जो है वो डाउनवर्ड चलने की जो चीज है, वो अभी बताया गया था, ये कुछ सर्वे आया था, ये मोदी जी जो दुनिया में टॉप पे चल रहे हैं पॉपुलरिटी ये उसमें। फिर दूसरी वो खबर आ गई कि वो जो 100 जो प्रभावशाली लोग हैं उसमें मोदी जी नहीं है, शाहरुख खान आ गए हैं। तो अब ये सब तो चलता रहता है, और रेटिंग वेटिंग सब चलती रहती है। लेकिन बहरहाल जो है राजनीति जो भी कुछ हो रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि ये कानून के राज की समाप्ति की जो है खुली घोषणा है। अगर प्रदेश के मंत्री और बड़े नेता जो हैं, अगर जो है ये कह रहे हैं कि साहब ये न्याय हुआ है, कुदरती न्याय है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की तमाम बातें करने वाले लोग उन 3 हत्यारों के पक्ष में खुल करके खड़े हुए हैं, जो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप अतीक अहमद के विरोध में हो सकते हैं, मैं भी अतीक अहमद के विरोध में था, आज भी अतीक अहमद के विरोध में हूं।
लेकिन अतीक अहमद के विरोध में होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन 3 हत्यारों के पक्ष में जाकर खड़े हो जाए। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो ये तो थी राजीव जी उत्तर प्रदेश की बात जो चल रहा है। दूसरा जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चूंकि राष्ट्र से भी बड़ा है और ये राष्ट्रवादी लोग जो हैं इनको महाराष्ट्र हमेशा चौंकाता रहा है। तो अब देखना ये है कि जैसे कल उद्धव ठाकरे ने कहा भी है कि इनका हिंदुत्व जो फर्जी है और असली हिंदुत्व हमारा है, हम राष्ट्रवादी असली हम हैं और ये फर्जी राष्ट्रवादी है, इसी तरह की कुछ बात कही है उद्धव ठाकरे ने कि ये तो जो है वो क्या गौमूत्र पीते हैं, कुछ इस तरीके का। तो अब जो ये सावरकर के पीछे छिपने की जो कोशिश करते थे, तो उद्धव ठाकरे तो सावरकर की बात कह रहे हैं गाय के मसले पर। सावरकर गाय को माता मानते ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में गाय को माता मानती है। अरुणाचल प्रदेश में मेघालय का उनका जो भाजपा का अध्यक्ष वो कहता है कि हम तो गाय खाते हैं। तो ये जो चीजें चल रही है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चौंकाने वाला हो सकता है। जो आने वाला समय है उसमें महाराष्ट्र में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। शरद पवार क्या खेल खेल रहे हैं या सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, अजीत पवार क्या खेल खेल रहे हैं, शिंदे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पवार साहब को या अजीत पवार को या किसी और को शायद ये मौका नहीं देगी कि अब वहां कोई और खेल हो सके। उससे पहले जो है महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ी चीज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने से पहले ही। तो हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है वो कर्नाटक से पहले जो विस्फोट की बात चल रही है महाराष्ट्र में कोई नया विस्फोट हो जाए। मतलब शिंदे साहब तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां कोई आने ही ना पाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। तो ये भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सी सारी चीजें हैं। क्योंकि पवार जो है, मुझे लगता है कि राजीव जी अभी उनका समय खत्म नहीं हुआ है और पवार अपने अंतिम समय में ऐसा नहीं चाहेंगे किसी भी हाल में कि उनके पीछे जो है कोई जो उनकी विरासत के लिए हो, तो कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि बाद में जो है घर के अंदर कोई झगड़े चलते रहे। तो पवार अपने घर में कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं बनने देंगे। और अजीत पवार चाहे कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन शरद पवार से बड़े नेता अभी भी नहीं है। तो अगर उनके मन में कुछ चल भी रहा होगा तो मुझे लगता है कि शरद पवार जो दाव चलेंगे उससे वो सब चीजें फेल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करना चाहती है वो करेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठ जाएगी या नहीं करेगी। उसने एक तरीके से देखा जाए तो शिवसेना को निपटाने दिया। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे और लौट के शिवसेना में भी नहीं जा पाएंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या होगा ये देखने वाली चीज होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करीने से उद्धव ठाकरे को तो किनारे नहीं कर पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे को निपटा दिया है। इतना तो तय राजीव जी। अब कर्नाटक की जो बारी है, यहां से मुझे लगता है कि असली झटका भारतीय जनता पार्टी को लगना शुरू होगा। और जो सुप्रिया सुले कह रही है कि 15 दिन के बाद होगा, हो सकता है 15 दिन के बाद हो या हो सकता है महीने भर के बाद हो, लेकिन कर्नाटक से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद खबरें आने वाली हैं। और मुझे मुंबई साहब का वो बयान जो याद आ रहा है कि उनके मंत्री का जो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम किसी तरह की सरकार चला रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो मुंबई साहब जो है वो चुनाव का इंतजार कर रहे थे, वो चुनाव आ चुका है। मुंबई साहब ने तैयारी कर ली है कि हम तो अब घर को चले भैया, तुम संभालो जो भी कुछ करना है। तो अब जिन येदियुरप्पा को अमित शाह कोई भाव नहीं दे रहे थे, अब उन येदियुरप्पा के ऊपर जिम्मेदारी यही है कि शेट्टार को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करो, कि जो नुकसान हो रहा है उसको करो। तो येदियुरप्पा वो अपने बेटे का भविष्य देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य देखेंगे। तो येदियुरप्पा को जितना बेइज्जत भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनके आखिरी समय में, अब येदियुरप्पा को मतलब आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया। क्यों हटाया भाई येदियुरप्पा को? क्या स्वयं से येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी थे? येदियुरप्पा क्या थे? येदियुरप्पा जो आपने हटाया, आपने येदियुरप्पा को हटाते समय क्या एक्सक्यूज दिया? कोई एक्सक्यूज येदियुरप्पा को हटा रहे। और जिनको आपने बनाया उसके बाद भी वो 40% की सरकार चलती रही। आपका एक स्वयंसेवक जो है बाकायदा चिट्ठी लिख करके मरा कि 40% की कमीशन ली जा रही है। वो स्वयंसेवक ही तो था जिसने चिट्ठी ली थी, कोई दूसरा तो था नहीं। वो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं था, कोई कम्युनिस्ट नहीं था, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य नहीं था, संघ का कार्यकर्ता था जिसने चिट्ठी लिख करके मरा कि 40% कमीशन की मांग की जाती है। तो आपने येदियुरप्पा साहब को जो इस तरीके से हटाया, तो येदियुरप्पा जो है वो अपने बदला नहीं लेंगे अपमान का। मुझे लगता है कि येदियुरप्पा भी अपने अपमान का बदला लेंगे
और ये जो गुजरात की कंपनी जो वहां जाकर के नंदनी को हड़पना चाहती थी, उस गुजरात को पटकनी जो है वो ये रुपा भी देंगे राजनीति जी, कांग्रेस तो दे ही रही है। तो अब जो केंद्र में होगा, मुझे लगता है कि वो 15 दिन नहीं, शायद वो कर्नाटक के बाद जो है केंद्र में कुछ बड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें अब जो है वो तेजी से बदलना शुरू होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से गुजरात के लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, संगठन पे गुजरात का कब्जा, प्रशासनिक मशीनरी में गुजरात का कब्जा, और जिस तरीके से ये सब चीजें बढ़ रही हैं, इसका जो है मुझे लगता है जवाब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब देने की चीजें तेज होंगी और संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ बड़ा जो है वो केंद्र सरकार में जो कह रही है कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है सुप्रिया सुले, वास्तव में कुछ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत सी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी सब ये कयास है। मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा राजीव, जो भी कुछ होगा। जी, कर्नाटक चुनाव, लेकिन देखिए पैरेलल 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो गोली मारो पर सुनवाई शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि ये गोली कौन सी है, खाने वाली है या दागने वाली है। ये खाने वाली गोली तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मीनू जी कुछ बोल रही हैं? मीनू जी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ जोड़ना चाहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे मीनू जी जुड़ती हैं उनके पास ही आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई और उसका एक सुनवाई महाराष्ट्र की चल रही है और जिसका फैसला आना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि परसों, आज 18 तारीख बीत रही है, कल 19 है, परसों 20 है, 20 तारीख को राहुल गांधी पर फैसला आना है वहाँ सूरत कोर्ट से। उस फैसले में अगर एक दिन की सज़ा भी कम होती है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की जीत होगी। और कर्नाटक में चुनाव है। ये तमाम बातों को अगर देखा जाए, बीच में अगर सबको एक साथ क्लब किया जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, माना जाए क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? का तो अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पे सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, योगी जी के बीच में, अमित शाह जी के बीच में और मोदी जी के बीच में। देखिए, जिस प्रकार की घटना और सामंजस्य की कमी आप देख रहे हैं, उसमें यह लग रहा है कि योगी जी की भी कुर्सी खतरे में है। और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से डिग्री का प्रकरण उठाया और यूनिवर्सिटी से डिग्री दिखा दी मोदी जी की, और कर्नाटका में जाके जिस प्रकार से उन्होंने नंदिनी पे एक प्रकार का अटैक कर दिया, तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी की भी ये एक भावना है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाऊं अगले 1 साल तक। योगी जी की भी ये भावना है और मोदी जी की भी ये भावना है किस प्रकार से इन दोनों को किनारे लगाया जाए। देखिए, सत्ता संघर्ष इस समय, और जो अमलेंदु जी ने कहा, वास्तविकता में मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि मैं अपने छात्रों से जब बात करता हूं, मैं जब उन लोगों से बात करता हूं, आज की तारीख में हर प्रदेश का बच्चा गुजरात के आधिपत्य से और गुजरात के डोमिनेशन से परेशान है। इसको अन्यथा न लिया जाए, लेकिन वास्तविकता है। जिस प्रकार से किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी मिली, और ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि उसको Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली एक फ्रॉड आदमी को, और सतपाल मलिक जैसे प्रतिष्ठित आदमी को जिनकी जान पे खतरा है, उनको अगर सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसका माने सीधा सीधा भेदभाव गुजरात वर्सेस बाकी स्टेट्स का हो रहा है। और ये जो प्रकरण बनाया गया है, जो पृष्ठभूमि बनाई गई है, इसमें मोदी जी का दोष मुझे नहीं लगता। इसमें पूरा का पूरा जो उनके नंबर 2 हैं, जो चाहते हैं प्रतिस्पर्धा में उनसे आगे निकल जाना, क्योंकि उनकी डिग्री के बारे में, नंदिनी के बारे में और सारी चीजों के बारे में, और योगी जी को भी उलझा दिया गया है। योगी जी की पूरी प्रतिष्ठा ये कांड के बाद, अतीक अहमद के कांड के बाद, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी छवि धुएल हो रही है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, और जिस प्रकार का महिमा मंडन इन गुंडों का हुआ है तीनों का, उससे भी ये स्पष्ट हो रहा है कि आप गुंडा तंत्र चाहते हैं, गोडसे की भावना को यहां पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और गांधी जी का नाम नेवड़ा इस देश में नहीं रहेगा। लेकिन हम जैसे लोग मरने से पहले गांधी जी के नाम को नहीं मिटने देंगे और गोडसे को यहां स्थापित नहीं होने देंगे। राजीव जी, मृत्यु पर्यंत हम संघर्ष करेंगे। इस देश की पहचान केवल गांधी रहेगा। जी, इस देश की पहचान गांधी, और बिल्कुल गांधी का देश है। लेकिन गांधी के देश में अगर जैसे गांधी जी को 3 गोली मारी गई थी,
और यहाँ गोलियां हाथ में लेकर, पिस्तौल हाथ में लेकर के, और यही सरेआम होने लगे जो कुछ हो रहा है। और जो 40 सेकंड की जो वीडियो है, जो आज पूरी दुनिया में सब जगह लोग देख रहे हैं, तो फिर क्या, किस देश की बात हम कर रहे हैं? गांधी के देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सियासत की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियां जो हैं वो सियासी उठापटक और उसमें जो कुछ चलता है शतरंज की चालों की तरह, उन सबको भी समझने की ज़रूरत होती है। और उसी को समझने की कोशिश हम करते हैं पूरे इस घंटा 1.5 घंटा के प्रोग्राम में। आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। देखिए, बहुत सारे सवाल आपके पास हैं, और मीनू जी भी कह रही थी, प्रशांत टंडन जी भी, सुनील शुक्ला जी भी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी बहुत सारी बात रख रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो आज की तारीख में अगर हॉट केक है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से सियासत, चाहे केंद्र की यानी 2024 की सियासत में भी अगर कुछ होना है तो वो भी महाराष्ट्र गवर्न करेगा, क्योंकि वहाँ शिवसेना के अलावा शरद पवार हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो कर्नाटक आपके पड़ोस में है, और कर्नाटक में रिजल्ट आएगा तो राहुल गांधी का कद खुद ब खुद, अगर राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता है रिजल्ट, तो राहुल गांधी का कद कई गुना बढ़ता हुआ हम देखेंगे। क्योंकि 21 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी, जहां दो बड़े बड़े नेता सड़क पे दौड़ लगाते हुए राहुल गांधी के साथ देखे गए थे। और ये वही कर्नाटक है जहां से राहुल गांधी की एक तस्वीर पूरी दुनिया में फैली थी, जहां बारिश में राहुल गांधी भाषण देते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद दूसरी तस्वीर आई, बर्फ गिर रही थी और क्लोजिंग सेरेमनी पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। तो 2 ऐसी तस्वीरें हैं, और उसमें कर्नाटक की सबसे अहम। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के घटनाक्रम को अगर क्लब किया जाए तो दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि अजीत पवार आज की तारीख में कहां हैं? इधर हैं कि उधर हैं, किधर हैं? चाचा के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? देखिए, अजीत पवार चाचा के साथ हैं, चाचा के साथ रहेंगे, ये तो पहले लिख लीजिए आप। फिर एक और जो बात है, अब मैं थोड़ा सा उसको खोल, जो पहले वक्तव्य में मैंने नहीं खोला। देखिए, 16 विधायकों का होना है सबसे पहले। ये 16 विधायक हैं जो शिवसेना से टूट के गए हैं, उसमें ये भी हैं जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, शिंदे साहब, वो भी उसमें 16 में से। तो वो 16 अगर अयोग्य मुख्यमंत्री के सामने भी संकट आके खड़ा हो जाएगा। अब फिर आता है कि अगर 16 अयोग्य घोषित होंगे, ठीक है, विधायकों की संख्या कम होगी, सरकार न गिरे, लेकिन शिंदे को बचाने का किया जाएगा? क्या बीजेपी शिंदे को बचाएगी? क्या बीजेपी कहेगी कि साहब आप गद्दी पे बैठ जाओ? ये एक हलचल होने वाला। एक और देखिए कि युद्ध हो रहा है, और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सुनवाई होने वाली है अतीक मसले पे, जो याचिका दायर की गई है अतीक हत्याकांड को लेकर के, उस पे। उसके अलावा जो यहाँ कर्नाटक में जो घटनाक्रम हो रहा है, लगातार बीजेपी से लोग टूट करके आ रहे हैं कांग्रेस में, और राहुल गांधी की जो छवि बनी है, खास करके तब से जब से उनके खिलाफ गुजरात के कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाई है 2 साल, तब से पूरी तरह से मैं कहूं कि हवा बदल गई है। और पूरी हवा जो है, एक एक करके सारी घटनाओं को अगर जोड़े, बिहार में उसके बाद दंगा हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, आतिक अहमद को जिस तरह से साबरमती जेल से लाया गया और वो सारी घटनाएं हुई, उसमें बड़ी थू हो रही है। आप भी चर्चा कर चुके हैं और कई सारे लोग बोल रहे हैं, मीडिया में खूब चर्चा है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि यह किस तरह का लोकतंत्र है। क्या मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा होगी कि मिट्टी में मिला देंगे? अब फिर देखिए कि जो है बीजेपी में लंबे समय से एक होड़ रही कि कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता है। मोदी जी इस होड़ में थे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट जो है वो बाला साहब ठाकरे को कहा जाता था। तो मोदी जी इस होड़ में थे कि बाला साहब जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उसकी जगह मैं कहा जाऊं, और हिंदू हृदय सम्राट बने।
लेकिन अब अमित शाह से लेकर के योगी जी उनके बाद लगे हुए होड़ में कि कौन हिंदू हृदय सम्राट बनता है, और योगी जी करें या अमित शाह जी करें, वो सारे पासे जो है उल्टे पड़ने लगे, और वो सब जो मोदी जी हैं उनके गले के आसपास जमा होने लगे। जो मलिक साहब ने जो आपने इंटरव्यू दिखाया अपने चैनल पे, और प्रशांत भाई को उसके लिए नोटिस भी भेजा गया, उसकी हर जगह चर्चा है। जो कहा मलिक साहब ने, सत्यपाल मलिक साहब ने, वो भी एक बड़ा जो है घनघोर घेरा है मोदी जी के सामने। फिर जो राहुल गांधी ने जो 20,000 करोड़ रुपए जो लगाए गए, जो सवाल कर रहे हैं कि किसका पैसा है, वो एक बड़ा घेरा है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं अडानी को लेकर के, उसको हिंडनबर्ग के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने भी चिन्हित कर दिया कि ये सही बात है। और राहुल गांधी ने तो 20,000 करोड़ की बात की है। जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने कहा है कि हिंदुस्तान में जो आया है कुछ लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें से आधा 40% के करीब जो है वो अडानी जी की कंपनी में शेल कंपनियों के माध्यम से लगा है। तो यानी जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उस सवाल के साथ जो है 2 सबूत वाले पक्ष रखे गए। अब उन सवालों को न उठाया जाए, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए अतीक अहमद का मीडिया ट्रायल कराया गया, जुलूस निकाला गया साबरमती से लेकर के वहां का। फिर क्या हुआ कि अब जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हत्याकांड हुआ, लेकिन इन सब में क्या हुआ है कि न्यायिक, इसको कई लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल मर्डर है, ये मामूली घटना नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है कोर्ट कटघरे में खड़ा हो रही है कि चूंकि जेल में था और उसको जेल में से छोड़ने की ले जाने की इजाजत जो है कोर्ट ने दी थी। फिर वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने लेटर भी भेजा था कि हमारी जान को खतरा है, बावजूद इसके खिलवाड़ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर किस तरह से रिएक्ट करती है? हालांकि यूपी सरकार जो है अपने एक जुडिशियल कस्टडी एक जांच आयोग उन्होंने बिठाया है, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक कमेटी बनाई और उस पर चीजें अभी आएंगी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के मोदी जी जबरदस्त तरीके से घिरते जा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, चाहे जो हेटेड स्पीच देने की बात है उसका मुद्दा है, सारे मुद्दे पे घिरते जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से उनके खिलाफ ईडी सीबीआई किया गया और कुछ नहीं निकला, फिर आपने फाइनली उनको फंसाया कहाँ? एक मामूली सी बात पे जो करेक्ट है भी नहीं। पूर्णेश मोदी पता नहीं किस तरह का बयान देके गए, अभी खुलना बाकी है। 20 तारीख को जब जजमेंट आएगा या उस पर कोर्ट कुछ बोलेगी तो बात खुल के आएगी। लेकिन वो कंप्लीटली माना जा रहा है, जो न्याय को समझते हैं, जो कानून को जानते हैं, कि राहुल गांधी को जानबूझ करके राजनीतिक तरीके से फ्रेम किया गया। तो ये मैसेज जनता के पास भी गया है। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सारी विपक्ष की इकट्ठा हुई, जिस तरह से राहुल गांधी मिले नीतीश कुमार से, और जिस तरह से नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले, और केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ, या कहिए कि वो जो गठबंधन बन रहा है कांग्रेस को केंद्र में रख करके, नीतीश कुमार और दिल्ली जो चेन्नई के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो मिलकर के उस गठबंधन के साथ खड़े हुए। उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह का जबरदस्ती का सीबीआई और फलाना किया जा रहा है। अब एक लास्ट बात कहूं कि जिस तरह से शरद पवार गेम करते हैं, देखिए शरद पवार सिंपल आदमी नहीं है। शरद पवार राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी, और मैं कहूं कि उनके सामने नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो अभी बच्चे हैं। ये सीधे सीधे सत्ता में है इसलिए सत्ता के खेल खेल रहे हैं, लेकिन शरद पवार बहुत चतुर पॉलिटिशियन, वो कहाँ कौन सी चाल चल रहे हैं इसको समझना बड़ा आसान काम नहीं है। अब अजित पवार किस तरह से उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कुछ घंटे के लिए, और किस तरह से फिर वो वापस आ गए लौट करके, ये पूरा प्रकरण है, इस पर चर्चा ने की होगी। लेकिन अभी जो गेम चल रहा है उसमें सीधा सीधा है कि शरद पवार एक मजबूत खिलाड़ी है यहाँ, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार और दिल्ली भी, अब केजरीवाल भी जब साथ आते हैं, ये कुल मिलाकर के स्थिति बन गई है कि विपक्ष इतना मजबूत हो गया है। राहुल गांधी नाम का व्यक्ति इतना एक सफेद, एक कहिए दबदब सफेद व्यक्ति मिल गया है, जो सारी चीजों से परे है। किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकते उस व्यक्ति पे। जितने सारे आरोप लगाए सब खारिज हो गए। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार पिछले 9 सालों से, तो छोड़ दीजिए सालों से, खासकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से
वो ट्वीट कर रहे हैं और जिस धैर्य के साथ कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। और मुझे तो अतिशयोक्ति लगेगी कुछ लोगों को, मुझे लग रहा है कि जो नेहरू और गांधी जिस राजनीति को छोड़ गए थे उस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी करने वाले। जी जी जी, राहुल गांधी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, पूरा जो महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये भी कह रहे हैं अजीत पवार इधर उधर नहीं जाएंगे, वो रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस जो पारी अब खेल रहे हैं शरद पवार, क्या इस पारी को खेलते हुए कुछ गलत करना चाहेंगे? वो एक लंबा करियर है उनका, उनके जीवन का, राजनीतिक जीवन का, और उसमें क्या कोई इंसान ये चाहेगा कि आखिरी समय में कुछ गलत करें? आखिरी समय से मतलब ये बिल्कुल मत मानिएगा कि किसी की घोषणा हो जाती है कि हाँ आप इतने समय तक ही रहेंगे राजनीति में। वो आजीवन होता है इंसान, लेकिन उम्र के हिसाब से जो उत्तरार्ध कहते हैं जीवन का, उसमें आप देखिए कि जो परिस्थितियां यहाँ बनी हुई हैं, वैसी परिस्थितियों में क्या शरद पवार आज की तारीख में बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्या शरद पवार बीजेपी का किसी भी रूप में साथ दे सकते हैं? शायद जवाब आपको ना मिलेगा, क्योंकि सुप्रिया सुले हैं, उनके बेटे हैं, फिर इधर मतलब सुप्रिया के बेटे की बात कर रहा हूँ, फिर इधर अजीत पवार हैं, और इन सब के करियर को दांव पर लगा करके आप अपनी पूरी राजनीति को ख़त्म नहीं कर सकते। मायावती को आप लोग देख रहे होंगे, और परेशान क्यों हो गई ममता बनर्जी, ये भी अपने भतीजे के करियर को दांव पे लगाना नहीं चाहती थी, शायद इसीलिए। और ममता बनर्जी का भी वही हाल है। तो सब कुछ है, कुछ कुछ चीज़ें जो पॉलिटिक्स में अलग अलग कैरेक्टर को आप सामने लाकर रखिए तो शरद पवार के कैरेक्टर को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और वैसी स्थिति में जो राजनीति हो रही है, जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इस पूरे चर्चा के दौरान, वही समझने की कोशिश है। ज़रा ममता बनर्जी और मायावती को आप देखिए तो। और शायद आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव का भी वो आखिरी समय, जब वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, अच्छे से स्थापित करना चाहते थे अखिलेश यादव को, तो लोग वहाँ गलतियाँ नहीं करते हैं। सुनील शुक्ला जी, क्या आपको लगता है, जो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा आप ये आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि क्या जो परिस्थितियाँ आज राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं देश में, ऐसे में आज की तारीख में फ्रंट फुट पर क्या बीजेपी की जगह अब कांग्रेस दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर चुनाव कांग्रेस कर्नाटक का जीत जाती है तो गाड़ी उनकी दौड़ निकलेगी, इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन आज क्या ये माना जाए कि ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, इस समय कांग्रेस देश की राजनीति में सबसे आगे है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को खड़ा किया है, जिस तरीके से सरकार पे हमले किए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व पे हमले किए हैं, जनता ने उसको सुना है और जनता उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में जिस दौड़ते हुए हालत में और जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में, उसके पास कोई तर्क नहीं मिल रहा है। यह बताता है कि कांग्रेस ने अपने पक्ष में किस मजबूती के साथ जनाधार बनाया है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान वहाँ के मुद्दों का, जिस तरह के कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस वजह से ये पूरी राजनीति महाराष्ट्र की कर्नाटक की महत्वपूर्ण हो गई है। ये सामान्य घटना ही बताती है कि राजनीति की स्थिति क्या है। अगर जगदीश शेट्टर जैसा मजबूत आदमी, लिंगायतों का एक बड़ा नेता, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों का नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसंघ के दिनों का नेता जो भारतीय जनता पार्टी तक की अपनी यात्रा पूरी की, अगर वह ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ले तो ये सामान्य बात नहीं है। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसी को चुनाव हराने जिताने की स्थिति में नहीं है। शेट्टर साहब को भी तमाम आश्वासन दिए गए कि आप केंद्र सरकार में मंत्री बन जाइए। इस उम्र के व्यक्ति के लिए यह एक अच्छा प्रस्ताव हो सकता था, लेकिन उनके मन में यह संदेह है कि आने वाले 1 साल के लिए मंत्री बन के क्या करेंगे, 2024 के चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यह तय नहीं है। उन्होंने अपने आप को अपने राज्य में सीमित करने की बात की। यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। दूसरे नेता जो समधी साहब को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, यह इसका बड़ा संदेश है। और ये दोनों लिंगायतों के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कांग्रेस के पास जो एक कमी थी कि लिंगायतों में उनके पास मजबूत नेतृत्व तो नहीं था। वो का लिंगा में शिव कुमार जी हैं, ओबीसी के नेताओं में सिद्धारमैया साहब हैं,
दलित नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर वर्ग में इनके नेता। लेकिन लिंगायतों में येदियुरप्पा इस तरह का नेता नहीं था कांग्रेस के पास, और वह कभी पूरी होगी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं हो और उस कम्युनिटी के साथ कांग्रेस का कनेक्ट सीधा ना हो, एक कन्विंसिंग कनेक्ट ना हो। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे, राजीव जी, कोई भी नेता तात्कालिक लाभ के लिए राजनीति नहीं करता। शरद पवार जैसा कोई विधायक था, लेकिन शरद पवार जैसा नेता तात्कालिक लाभ के लिए राजनीति, अगर वो इस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने के लिए उनके मन में होगा भी, तो यह सवाल पैदा होगा कि आखिर उनको हासिल क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के एनसीपी की जो लेगेसी है वो बनाए रख सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एनसीपी का समर्थक वही है जो कांग्रेस का समर्थक था, और वह शरद पवार के साथ एनसीपी में चला आया। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर आप अपने राजनीति के उत्तरार्ध में हैं और आपको अपनी पार्टी के नेक्स्ट जनरेशन को स्थापित करना है, तो आप क्या देके जाएंगे? मंत्री का पद या जन समर्थन का जनाधार की लेगेसी आप सौंपेंगे क्या? शरद पवार जैसा नेता निश्चित रूप से जनाधार की लेगेसी सौंपना चाहेंगे अपने पार्टी को और अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, और यह लक्ष्य बीजेपी के साथ जाकर के हासिल होने वाला नहीं है। तात्कालिक लाभ की अगर बात करें तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और प्रशांत जी ने बहुत ढंग से बात की कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सदस्यता वाली बहस चल रही थी, हम लोग भी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के अदालत कक्ष में हुई कार्रवाई के आधार पर एक जनमानस बना हुआ है कि इनके सदस्यता जाने वाली है, और अगर उस सदस्यों की 14-15 जो उनकी सदस्यता चली जाती है तो सरकार गिर जाएगी, और ये सरकार गिरती है तो निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी को मौका मिलेगा, और महाविकास अघाड़ी का मतलब अजित पवार को मुख्यमंत्री होना है। तो तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक रणनीति दोनों के हिसाब से नहीं लगता कि शरद पवार महाविकास अघाड़ी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते ही वह जन समर्थन खत्म हो जाएगा जिस जन समर्थन के लिए एनसीपी महाराष्ट्र में जानी जाती है। अब यह रहा कि अगर जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसके ऊपर लगातार हमले हैं। यह सरकार कहती रही है कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और भ्रष्टाचार के जितने गंभीर आरोप हैं अडानी के माध्यम से, उन आरोपों पे आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक में जहां चुनाव हो रहा है उस सरकार के ऊपर 40% का आरोप सरेआम लगता रहा है, उसकी भी सफाई देने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया। जिस माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा था, हालांकि आपने उनको कोई टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आपने नहीं की, जिसके लिए आप सीना ठोक के कहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को आप बख्शेंगे नहीं। वहाँ आपने क्या किया? केवल सिवा टिकट न देने के अलावा और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गंभीर जांच नहीं हुई, कोई उनकी संपत्तियों की जांच नहीं कराने का कोई आपने प्रयास नहीं किया। तो एक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके पास था वो आपके पास खत्म हो गया। एक अपराजीय पार्टी और एक बहुत ही संगठित और अनुशासित पार्टी के रूप में आप जाने जाते रहे हैं और इसका दावा करते रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव ने हिमाचल के से शुरू हुआ यह प्रक्रिया कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते और विस्फोटक हो गया कि कर्नाटक के चुनाव में आपका विद्रोही उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और कर्नाटक आते आते लोगों ने पार्टी छोड़ करके आपके सबसे मजबूत जो विरोधी दल है उसको उन्होंने उनकी सदस्यता ग्रहण कर ली। यानी कि मजबूत संगठन होने का और एक प्रतिबद्ध नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का जो एक माहौल बना हुआ था वो भी खारिज हो गया कर्नाटक के चुनाव आते आते। अब अगर आप विकास की बात करते हैं तो विकास के किसी मुद्दे पर आप खड़े होने की स्थिति में नहीं है। न तो आप अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बात करने की स्थिति में है कि आपने अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत कर दिया, इस देश की जो करेंसी है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले कितनी मजबूत हो गई, इस पर भी आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। व्यापार आपका कितना बढ़ गया। अगर आप दावा करते हैं कि 5 ट्रिलियन और हमारी इकॉनमी हो गई और दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी हो गई, तो क्या इस देश के नागरिकों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन आ गया, कोई रहन सहन में कोई परिवर्तन आ गया, जो नागरिक जीवन की चीज़ें हैं उनमें कोई सुधार आ गया? कौन सी चीज़ आपने हासिल कर ली जो आमतौर पर मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार पर हासिल की जाती है? तो यह सरकार और ये सत्तारूढ़ दल चारों तरफ से घिरा हुआ है। कानून के राज की आप बात करते रहे हैं,
कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे और सब लोग कानून के सामने बराबर हैं। वो आपकी कलई खुल गई है भाई, जो उत्तर प्रदेश की घटना है कि अगर अपराधियों का समापन, अपराधियों का खात्मा अपराधी ही करेंगे तो किस बात का कानून का राज? क्यों आप दावा कर रहे हैं कि आप कानून का राज स्थापित कर रहे हैं? तो यह बात भी और जो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया था, आज आप शांत हो गए। 2 मंत्रियों के बयान के बाद आज कोई व्यक्ति उस घटना पर बयान देने का जो तौर तरीका रहा है बयान देने का, उस पर कोई बयान नहीं आ रहा है, सब लोग सन्नाटे में हैं। तो आप चाहे कानून का राज का स्थापित करने की बात हो, देश की तरक्की की बात हो, किसानों को उनको बेहतर जीवन देने का बात हो, कृषि में निवेश की बात हो, आर्थिक व्यवस्था सुधारने का सवाल हो, पार्टी को मजबूत और संगठित पार्टी बनाने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर ये पार्टी घिरी हुई नहीं है। और विपक्ष कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेतृत्व को जिस तरीके से खारिज करने का प्रयास किया गया था, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बड़े तरीके से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के उन सभी आरोपों को नकार दिया। अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो राजनीतिक विश्वसनीयता राहुल गांधी ने कायम की, उसका लाभ पूरे विपक्ष के पास है। जिस विपक्ष को लेकर के आम नागरिक देश को सुनने के लिए तैयार नहीं था कि अगर जो कोई भी है तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। यह जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, वह पूरी तरह से खंडित हो। आज सरकार के ऊपर जिस तरीके से आम आदमी हमला कर रहा है और विभिन्न दल हमला कर, अगर ममता जी ये बयान देती हैं कि कहती हैं कि जीएसटी के कानून का समर्थन एक बहुत बड़ी गलती थी, तो ये सामान्य बयान नहीं है। अगर अतीक अहमद के मुद्दे पर इस देश के सभी विपक्षी दल, एक दो नहीं, सभी विपक्षी दल अगर सरकार के ऊपर हमलावर हैं, तो यह सामान्य राजनीतिक माहौल नहीं है। जो नेता बहुसंख्यकवाद की राजनीति के नाम पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं होते थे, अतीक अहमद की घटना ने सबके मुंह खोल दिए। क्यों? कि सरकार के पास इस घटना का कोई जवाब नहीं है। आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर इस घटना को आप बांट नहीं सकते, क्योंकि सरकार जो कानून का राज है, जिस रूल ऑफ लॉ की बात आप करते हैं, वह पूरी की पूरी तरह से बिखर गया। तो कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं है जिसने इस घटना का संज्ञान न लिया हो और सरकार पे हमलावर न हो। और सरकार की स्थिति है कि इनकी बोलने की स्थिति नहीं है, इसका जवाब इनके पास नहीं। गोया के गवर्नेंस के नाम पर, राजनीतिक संगठन के नाम पर, दिए गए आश्वासनों के नाम पर कुछ भी सरकार के पास बताने के लिए नहीं। इसलिए कांग्रेस ड्राइविंग सीट पे है। कांग्रेस ने एजेंडा तय कर दिया है कि देश की समस्याएं प्रमुख हैं, उन समस्याओं को समाधान न करने की और विफल रहने की जो इस सरकार के कार्य करने का तौर तरीका रहा है, वह मुद्दे महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर इस देश की राजनीति चलेगी। जी, पूरा विश्लेषण बहुत शानदार ढंग से क्या कुछ चल रहा है। प्रशांत टंडन जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा आपसे। और जो कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो हम लिख भी रहे हैं, देश की सियासत में होने वाला है बड़ा विस्फोट, उसको अलग अलग ढंग से आप बता भी रहे थे, 3-4 अलग अलग विस्फोट भी बता रहे थे पहले अपने वक्तव्य में। थोड़ा उस बात को आगे बढ़ाइए और थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश कीजिए अपने क्लोजिंग कमेंट के साथ कि क्या राहुल गांधी यहाँ सचमुच जिस सवाल के साथ आया था सुनील शुक्ला जी के पास, बहुत शानदार ढंग से अपनी बात वो रख रहे थे, राहुल गांधी अब ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां शरद पवार का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां नीतीश कुमार का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कल उद्धव ठाकरे और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हो गई है और अगली मुलाकात राहुल गांधी के साथ होगी, कब होगी, कहां होगी, इसकी चर्चा कल करके आए हैं। तो यानी कि बहुत कुछ अंदर खाने में जो खिचड़ी है वो पक भी रही है। ज़रा वो बताइए कि क्या कुछ होने जा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए। मेरा अनुमान है राजीव जी कि जिस दिशा में चीज़ें चल रही हैं, और अनुमान तो मैं कहने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ, कई बार सूचनाओं को भी अनुमान के इन्वर्टेड कॉमा में डाल के कहना पड़ता है। देखिए, जुलाई अगस्त तक जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। बड़ी तेज़ी से गाड़ी
शायद बिना ब्रेक के नीचे की तरफ आ रही है। और जो सुनील शुक्ला जी ने बहुत सारी बातें पवार के बारे में कही और मित्रों ने कही, एक बात मैं सिर्फ इसमें जोड़ दूं कि पवार ने कभी भी मूल राजनीतिक सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। वो कंफ्यूजिंग सिग्नल जरूर देते रहे। वो एक जिसको बहुत ही चतुर नेता है, लेकिन वो चतुर नेता सिद्धांत के इर्द गिर्द रहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कि जो बीजेपी यानी मोदी और योगी सरकार को साथ में इसलिए क्योंकि वो आरएसएस ने उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नफरत की राजनीति का। लेकिन वो पॉपुलिस्ट चीजें, लोकप्रियता के लिए, ताली पिटवाने के लिए जो चीजें बातें होती हैं, और स्टेट क्राफ्ट, इन दोनों का बहुत फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वाजपेयी जी बनाते थे कि क्या चीजें ताली बजवाने के लिए करनी और क्या स्टेट क्राफ्ट करना है। बहुत मैं बड़े ऑब्जर्वेशन के बाद ये बात कह रहा हूँ, 9 साल ऑब्जर्व करने के बाद, कि मोदी साहब ताली बहुत बढ़िया पिटवा लेते हैं, स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है। और इसकी जो कमी है ये अब सिस्टम के अंदर, कॉरपोरेट जगत में, विदेशी हलकों में, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में, हर जगह इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ये जो स्टेट क्राफ्ट ना होने की जो कमी है उसको महसूस किया जा रहा है। दूसरी देखिए, पवार और वगैरह की बातें में एक बात हम समझ लें राजीव जी, कि मौजूदा समय में देश में 2 बड़ी स्पष्ट धाराएं हैं। एक बीजेपी का हिंदुत्व की धारा है और दूसरी धारा सेकुलर और फेडरल है। सेकुलर और फेडरल को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, एक ही है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है वो भारत के संविधान के जो मूल सिद्धांत है, फेडरलिज्म, संघवाद, उसके खिलाफ चली गई है। एक व्यक्ति, केंद्रीकरण सत्ता का, सब काम पीएमओ करेगा, सारी जगह फोटो मोदी जी का होगा, सारे उद्घाटन मोदी जी करेंगे, चाहे ट्रेन का डब्बा हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे वो कोई बड़ी परियोजना हो, तो सारे उद्घाटन, सारी फोटो, सारे वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो, रेलवे के टिकट में फोटो, ये जो केंद्रीकरण हुआ है इसकी जो मूल भावना है, ये मूल भावना, बहुत से लोग इसको मैग्लोमेनिया, क्या इसको हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के तौर पे उनको परिभाषित किया जाता है। लेकिन मैं सुनील जी को जोड़ रहे हैं। हाँ, धनंजय जी को जोड़, सुनील जी, धनंजय जी, धनंजय जी की आवाज बढ़ा। हाँ, आत्ममुक्तता, तो आत्ममुक्तता के तौर पे लोग इसको परिभाषित करते हैं, लेकिन मैं इसको फेडरल पॉलिटिक्स के खिलाफ मानता हूँ। देख रहा हूँ कि जहाँ मंत्रियों का कुछ ड्यू है, जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए मुख्यमंत्रियों को, वहाँ आप उनको ना दे के अपना फोटो लगा देते हैं। तो ये जो 2 बड़ी स्पष्ट राजनीतिक धाराएं हैं, तो इसमें कोई भी क्षेत्रीय दल, जिसकी बात सुनील जी भी कर रहे थे, वो अगर बीजेपी में आता है तो वो अपनी पहचान को खोने की रिस्क लेकर आता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो वाजपेयी जी ने एक बड़ा एनडीए बनाया था, मोदी शाह ने उस एनडीए को खत्म कर दिया। अब एनडीए में जो सबसे पुराने साथी थे, वैचारिक साथी थे, अकाली दल और शिवसेना, वो भी नहीं है। बाकी तो सब जाने दीजिए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बहुत बड़ा एनडीए, 13 पार्टियों का एनडीए था। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2024 के पहले एक भी क्षेत्रीय दल कोई सांठ-गांठ पर्दे के पीछे ही कर ले, जनता के सामने आने वाला नहीं है। दूसरा कि एक उपचुनाव हुआ था राजीव जी, हम लोगों ने तब भी चर्चा की थी यहाँ पे, महाराष्ट्र का कस्बा पेठ चुनाव। उस उपचुनाव ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति किधर चलेगी।
तो ये जो नेता है, चाहे जगदीश शेट्टार हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये छत पे खड़े होकर पहले कागज उड़ाते हैं और देखते हैं हवा किधर चल रही है, उसी तरह वो मुंह करते हैं। ये उनके पास विशेष मौसम विज्ञान का एक जो है स्किल होता है, वो हम लोगों के पास कम होता है, इतनी पत्रकारिता करने के बाद भी। तो देश की राजनीति में जो बड़ा बदलाव आने जा रहा है राजीव जी, 2-3 चीजें। अडानी का मुद्दा, कब राफेल का मामला फट जाए हमको पता नहीं, क्योंकि मैं फ्रांस में उस अदालत की कार्रवाई को भी कभी कभी देखता रहता हूं जहां वो मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी बात कि जो पुलवामा पे कही सतपाल मलिक ने, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने, हमारे साथ इंटरव्यू में और हमारे बाद के इंटरव्यूज में भी, अब उस पर लोगों ने बोलना शुरू किया है राजीव। पूर्व सेना अध्यक्ष शंकर राय चौधरी ने एनएसए अजीत डोभाल और मोदी साहब को जिम्मेदार ठहराया है उसकी लापरवाही का। आगे और भी इसमें लोग जुड़ेंगे, ये आवाजें अब बड़ी होती जाएंगी। तो पुलवामा और अडानी, ये दो, और जनसंख्या, जातिवार जनसंख्या, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द 2024 का नैरेटिव जो है वो गढ़ा जाएगा। और वो जो काम जो है, जो पोस्टर है, वो पोस्टर अब बन रहा है, जिसमें तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं राजीव जी। बिल्कुल। और इस बीच आप नीचे देख भी रहे होंगे, जगदीश शेट्टार को धारवाड़ से टिकट कांग्रेस ने दे दिया है, यानी कि जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने टिकट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, धारवाड़ से जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ेंगे। लिंगायत वोट बैंक साधने की कोशिश, और एक बड़ा नेता जो पहले बीजेपी में और अब कांग्रेस में। तो कांग्रेस यहाँ, लेकिन उससे पहले बताओ कि प्रशांत टंडन जी जो बात रख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट और अलग अलग पहलुओं को यहाँ टटोलने की कोशिश कि क्या कुछ हो रहा है राजनीति में, क्या कुछ हम देखने वाले हैं। और हमारा काम वही होता है कि एनालिसिस के ज़रिए ये समझने की कोशिश करें और आप तक पहुँचाने की कोशिश करें कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है। हाँ, हम इसकी भविष्यवाणी कतई नहीं कर सकते कि आने वाले समय में कौन किसका मर्डर करने जा रहा है। ये सब देखना है, सुनना है, तो आप उन चैनलों को देख सकते हैं जहाँ ये पूछा जाता है और बताया जाता है और रचा जाता है, कहा जाता है। यहाँ सिर्फ हम वो बातें कहते हैं जिस पर विश्लेषण करना ज़रूरी है। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धनंजय जी आपको, सुनील शुक्ला जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में 2 और साथी जुड़े थे, मीनू जैन जी जुड़ी हुई थी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए थे। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लंबा वक्त आप लोगों का लिया और सियासत में हो ही ऐसा रहा है, क्या करें, 4 स्टेट की चर्चा।